ओके। तो मैं बात कर रहा था स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीएन पियाजे के द्वारा की थ्योरी दी गई है। इनके द्वारा बोला गया है, इनका जो ऑब्जर्वेशन है बताता है कि चिल्ड्रन आर नॉट लेस इंटेलिजेंट देन दी अडल्ट, दे जस्ट सिंपली थिंक डिफरेंट। मतलब वो सोचते जो है अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। तो अगर हमको समझना है बच्चों को, उनकी अंडरस्टैंडिंग को समझना है, कैसे उनकी रीजनिंग क्या है, कैसे सोचते हैं समझते हैं, तो हमको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, तो उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है दैट इन्वॉल्व चेंज इन दी कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड एबिलिटी। ओके, वो कम इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, बस वो सोचते अलग तरीके से, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग तरीके से हो रहा होता है। बदलाव जो होता है, चेंज जो होता है, एबिलिटी जो आती है उनमें डिफरेंट तरीके से होती है। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन रीजनिंग, तो कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर वन, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके उससे हमको समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेज दी कि किस प्रकार से कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास होता है। These stages are: the first one, that is सेंसरी मीटर मोटर, ये जन्म से लेकर 2 साल तक। दूसरा स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से लेकर 7 ईयर ओल्ड तक। थर्ड स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये 7 ईयर से 11 ईयर तक। और फोर्थ स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, जो 11 साल से आगे। ठीक है, दीज आर द स्टेजेस। देखिए, सेंसोरी मोटर स्टेज का अंदर मतलब होता है कि जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चा जो उसका फोकस होता है कि कैसे आसपास के एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करेगा थ्रू दी सेंसेस, थ्रू दी मोटर एक्शन। मतलब इधर उधर होकर के बच्चा जो है कुछ बोलना चाहता है, सेंस करता है, समझता है, इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, वो आपका सेंसोरी मोटर स्टेज आता है, जहाँ पर सेंसेस के माध्यम से, मोटर एक्शन के माध्यम से वो इंटरेक्ट करता है आपका आसपास के एनवायरमेंट के साथ। दूसरा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कि जहाँ पर वो सिंबॉलिक इंटरेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ओके, उसके माध्यम से वो जो है समझता है, अंडरस्टैंड करता है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करता है, सीखता है। ओके, और नेक्स्ट है इसमें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज मतलब होता है जब बच्चा 7 साल का होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो उसके अंदर डेवलप होती है। लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगती है, चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, सिचुएशन को समझना, ये सभी चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने लगती है। रीजनिंग समझता है, अंडरस्टैंड करता है, जो मेंटल ऑपरेशंस होते हैं, ओके, जिस चीज़ों को ऑर्डर में लगाना, सीक्वेंस में लगाना, बदलना, चेंज करना, ओके, ये सभी चीज़ें वो सीखने लगता है कंप्लीट स्टेज के अंदर, 7 से 11 साल के बीच में। फॉरवर्ड स्टेज का मतलब होता है 11 साल से बाद का स्टेज, जहाँ पर वो चीज़ों को हाइपोथेटिकली भी सोच पाता है, किसी चीज़ को अजम अजूम अजूम कर सकता है, और एक उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग डेवलप हो जाती है, चीज़ों को हाइपोथेटिकली सोचना, बनाना, थिंक करना, वो सभी चीज़ें इसके अंदर डेवलप होती है स्टेज के अंदर। फॉर्मल लॉजिक जो तरीका होता है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझना, सॉल्व करना, एक्सप्लेन करना, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, ये आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अंदर होती है। ठीक है, और इसके अंदर इसमें एक चीज और है जो उसको समझना जरूरी है, जो कि यहाँ पर उन्होंने बताया है। एक स्टेज आती है जिसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं डिस इक्विलिब्रियम स्टेज। इसका मतलब होता है कि जब डिफरेंट स्टेज के अंदर होता है तो कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है, जिसको हम डिस इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इनका ऐसा मानना है कि डिफरेंट फेजेस होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस होती है, जब बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, विकास हो रहा होता है, तो कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। कंटिन्यूस प्रोसेस के अंदर ये स्टेजेस होती है, फेजेस होते हैं, प्रोसेस होता है। एक तो होता है अडोप्शन का, अडोप्टेशन का, चीज़ों को अडोप्ट करता है वो। दूसरा होता है असिमिलेशन। तीसरा होता है अकोमोडेशन। सर एक्सप्लेन दिस पे स्टेज। कौन सी वाली? अभी एक्सप्लेन किया ना। इसके बाद हाँ, वही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, दीज आर द
वी कैन से दीज आर द प्रोसेस, ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जब विकास हो रहा होता है बच्चे का, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है उसके अंदर। ठीक है, स्केमा का मतलब होता है काइंड ऑफ, इस प्रकार से दिमाग के अंदर जो है ब्लॉक्स होते हैं, मान के चलिए इस प्रकार से। ठीक है, ब्लॉक होते हैं बहुत सारे, इसको हम स्केमा बोलते हैं। ठीक है, एडॉप्टेशन का मतलब ये शुरुआती प्रोसेस होता है जहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ होती है वो उसको जब उसको कुछ सिखाया जाता है, कुछ बताया जाता है, तो अडॉप्ट करता है उसको, पहली स्टेज के अंदर उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन। ओके, जैसे उसको कुछ बताया गया, बोला गया, तो उसको वो रख लेगा अपने दिमाग के अंदर, स्कीमा के अंदर, ब्लॉक के अंदर, बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर, वो उसको फिट कर लेगा। अगर दोबारा उससे बोलोगे तो समझ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए उससे बोला जाएगा कि ओके समथिंग विच इज फ्लाइंग इन द स्काई, वो बर्ड है। ओके, तो ये चीज़ आपने उसको बता दी, उसने अडॉप्ट कर लिया उसको, और अपने दिमाग के अंदर जो स्कीमा बना हुआ है उसमें फिट कर लिया। ओके, जब भी कोई चीज़ जब उसको उड़ती दिखाई देगी उसको लगेगा ये बर्ड है, चिड़िया है। ठीक है, दूसरा आता है एस्टिमेट करना। ठीक है, एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि अब कोई कोई नया अनुभव, कोई दूसरा अनुभव आया जो कि उसके ऑलरेडी उसके पास नहीं है, उसके स्कीमा के अंदर उसको इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं है, तो वो कैसे एस्टिमेट करेगा? तो नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है एग्जिस्टिंग स्कीमा के अंदर। कुछ चीज़ अगर नई है तो उसको एक्सप्लेन कर लेगा, या मॉडिफाई करना होता है तो मॉडिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई चीज़ अगर आसमान में उड़ रही है तो बर्ड है, ये बताया गया हो बच्चे को, तो उसने सीख लिया, अपने स्कीमा के अंदर फिट कर लिया। अब केवल ऐसा नहीं है कि बर्ड ही आसमान में उड़ता है, हो सकता है हेलीकॉप्टर हो, रॉकेट हो। तो जब वो देखेगा तो उसको लगेगा बर्ड है, लेकिन वो गलत है, उसको बताया जाएगा। तो फिर उसको वो दोबारा से नई चीज को अडॉप्ट करेगा, सीखेगा, एसिमुलेट करेगा अपने स्कीमा के अंदर, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है उसमें नए अनुभव को वो इनकॉर्पोरेट कर लेगा। ठीक है, क्लियर है? सर और इसमें ये तीन अलग था क्या एडेप्टेशन? इसमें तो एसेम्बलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन है, तीन है। एडेप्टेशन तो इसमें है नहीं। एडॉप्टेशन मतलब शुरुआती स्टेज होती है, उसको अडोप्टेशन बोल सकते हैं या असिमुलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अडोप्ट मतलब होता है कोई चीज यस हम सर, सीख रहे हैं। दोनों एक, ये दोनों एक ही है, एडेप्टेशन एसेम्बलेशन है सर। समझने का देखो, आप अडोप्ट का मतलब क्या होता है, चीज को आप सीख रहे हैं, जो प्रोसेस है उसको आप चीजों को ले रहे हैं, वो आपका अडोप्टेशन आ जाएगा, या उसको बोल सकते हैं आप। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मतलब कोई चीज होती है, आप नई चीज देख रहे होते हैं तो उसको अडोप्ट करते हैं ना। ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ, असमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, वो एक ही बात है। और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट अराइज होती है, अगर किसी प्रकार से बच्चा समझ नहीं पा रहा है जो चीज़ उसके स्टमक के अंदर नहीं है, तो वो उसको बोलेंगे हम डिस इक्विलिब्रियम स्टेट। ओके, तो फिर वो नई चीज़ को इनकॉर्पोरेट करता है, उसके अंदर रिकमेंडेड करता है दोबारा से, उसको बोलते हैं फिर अगेन उसकी एक इक्विलिब्रियम स्टेज आ जाती है जहाँ पर वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगता है, उसके स्टमक के अंदर पहले से चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम ऐसे समझ लीजिए। एसिमुलेट करना मतलब उसको एस्कमा के अंदर डालना। ठीक है, फिर कुछ नया अनुभव होता है तो उसको बदलते हैं, चेंज करते हैं। जब नया अनुभव होता है तो वो काइंड उसको बोलते हैं कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट या डिसइक्विलिब्रियम की स्टेज। क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपकी स्टेजेस सभी उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हो गई हैं। नेक्स्ट है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, इसके द्वारा दी गई है। एरिक एरिक्सन की। इसको बोलते हैं हिंदी में। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत। इसको एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया है। ये क्या है बताइए, थ्योरी को मतलब एक लाइन में बताइए क्या करेक्ट है। इन्होंने ये बताया था कि बच्चे का कैसे डेवलपमेंट होता है इनका। हम्म, इनका भी बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बताया है ना। बार से यहाँ पर मनोसामाजिक। इंडिविजुअल गो थ्रू दी डिफरेंट एट स्टेज थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, पूरे लाइफ में जो डिफरेंट एज स्टेजेस होती है उसमें इंडिविजुअल
ग्रो थ्रू करता है जाता है। और इसका मतलब है कि जो इंटरेक्शन है उसका उसका इंडिविजुअल, हाँ बिल्कुल, उसका जो इंडिविजुअल इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, पूरे आसपास का एनवायरनमेंट है जिसको हम सोशल एनवायरनमेंट बोल रहे हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं इसको साइको, मतलब मनो, दैट इज द इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस, और सोशल एनवायरनमेंट, जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके सराउंडिंग है, वो दो चीज़ों को मिलकर के उसका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। एक तो उसका इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, और दूसरा सोशल सामाजिक सोशल एनवायरनमेंट है, उसके माध्यम से तो सक्सेसफुल अगर रेजोल्यूशन होता है, हर स्टेज के अंदर कंट्रीब्यूशन उसका होता जाता है, तो उसकी बेहतर हेल्दी पर्सनालिटी विकसित होती है। ओके, साइकोलॉजिकल उसके अंदर स्किल्स, साइको सोशल स्किल्स डेवलप होती जाती है, क्योंकि हर एक स्टेज के अंदर उसके जो भी वर्क है, जो फंक्शन है उस स्टेज का, बेसिक वर्च्यू कैसे डेवलप होता है। हाँ, तो बेसिक बच्चे को मतलब होता है हर स्टेज के अंदर कुछ ना कुछ उसके पास वर्क होगा, मतलब जो सोशल स्किल्स उसको डेवलप करनी होगी, उसको परफॉर्म करेगा, टास्क को परफॉर्म करेगा, तो उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप होगा। नहीं तो वो जो है आगे काइंड ऑफ जो फिक्सेशन मैंने बताया था वो काफी प्रॉब्लम होती है। वो 8 स्टेज है। पहली है ट्रस्ट वर्सेस, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये आपका कब तक रहता है? होप वर्च्यू डेवलप होता है, होप। ऑटोनमी वर्सेस सेम एंड आउट। सेम एंड आउट। ठीक है, ये लगभग आपका 12 से लेकर 18 मंथ तक रहता है, 3 साल तक रहता है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का मतलब क्या हुआ? पहली स्टेज के अंदर जो इन्फेंट है, बच्चा है, उसके अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप होता है उसके केयर गिवर के साथ। अगर उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है या सही तरीके से उसकी जो है केयर की जाती है, तो उसके केयर केयर गिवर के प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होता है, तो उसके अंदर सेंस ऑफ ट्रस्ट डेवलप हो रहा होता है लगातार। ओके, अगर सही तरीके से उसको उसको प्रॉपर तरीके से केयर नहीं किया जाएगा, या तो उसके अंदर एक काइंड ऑफ ट्रस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट या इनसिक्योरिटी डेवलप होगी। तो और दूसरे लोगों से भी सही तरीके से वो व्यवहार नहीं कर पाएगा, मतलब क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में उसको इस प्रकार से उसकी केयरिंग नहीं की गई, नर्चरिंग नहीं किया गया, कि वो बाकी लोगों से भी सही तरीके से वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाएगा। उसके अंदर जो फीलिंग होगी काइंड ऑफ मिसट्रस्ट की फीलिंग हमेशा रहेगी, इनसिक्योरिटी की फीलिंग हमेशा रहेगी। दैट इज द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। दूसरा है ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट। इसका मतलब क्या होता है, बताइए एनीबडी? इसमें सिर्फ विल पावर डेवलप होती है उसकी। ठीक है, ये तो हाँ, और एनीबडी? टॉयलेट ट्रेनिंग करना। देखिए, इस स्टेज के अंदर ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि जब वो खुद डिसीजन ले पाता है या इंडिपेंडेंट होता है, उसके पास ऑटोनॉमी होती है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस चीज वो डेवलप हो रही होती है। अगर वो अपने आसपास के एनवायरमेंट को खुद एक्सप्लोर कर रहा है, खुद डिसीजन ले पा रहा है, खुद चॉइसेस उसकी खुद की है, अगर पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद सब कुछ उसके व्याप पे नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे के अंदर धीरे धीरे करके एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप होती है, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप होती है, कि वो खुद काम करता है, कोशिश करता है काम करने की। बच्चा जो थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो खुद करने की कोशिश करता है, तो उसका कंट्रोल होता है चीज़ों पर। अदरवाइज अगर वो खुद काम नहीं करेगा, उसके अंदर ऑटोनॉमी डेवलप नहीं होगी, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डेवलप नहीं हो पाएगी, वो खुद चॉइसेस नहीं कर पाएगा, सब कुछ उसको करके ही दिया जाएगा, तो धीरे धीरे करके उसके अंदर सेम एंड डाउट की भावना डेवलप होगी। ओके, क्योंकि उसका कंट्रोल नहीं चीज़ों पर, वो सही से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, सही से उसके अंदर एक भावना डेवलप नहीं होगी कि वो खुद काम करेगा, उसके अंदर एबिलिटी नहीं होगी, तो वो सेम एंड डाउट की भावना डेवलप होगी किसी भी काम के प्रति, एबिलिटी के प्रति, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, शायद उसको डर लगता है इस चीज को लेकर। उसको बोलते हैं सेम एंड डाउट की भावना डेवलप होना। नेक्स्ट है तीसरा स्टेज, इनिशिएटिव वर्सेस। इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इनिशिएटिव मतलब और गिल्ट, बताइए। ये आपका प्री स्कूल स्टेज में होता है, 3 से लेकर 5 साल के बीच में। देखिए, जैसे कि पहला स्टेज इसके पहले वाला है, अगर उसमें एक वर्च्यू डेवलप होता है ऑटोनॉमी का, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस का, सेंस ऑफ ऑटोनॉमी का, उसके अंदर एबिलिटी होगी, ओके, वो खुद चॉइसेस कर पाएगा, तो जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ड, इसके अंदर वो सही तरीके से सोशल इंटरेक्ट कर पाएगा, इनिशिएटिव ले पाएगा, शुरुआत कर पाएगा, एंगेज हो पाएगा लोगों के साथ, या जो भी काम कर रहा है, वो खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है, खुद एक्सप्लोर कर पाएगा, उसके अंदर कहे ना एक असर्टिवनेस डेवलप होगी, इनिशिएटिव इनिशिएटिव ले पाएगा, चीज़ों को इनिशिएट कर पाएगा, क्योंकि उसके पहले वाली स्टेज के अंदर वो वर्च्यू उसके अंदर डेवलप हो चुका था।
वो खुद एक्सप्लोर कर रहा था, खुद चॉइसेस बना रहा था, उसके अंदर एक ऑटोनॉमी की भावना थी। तो नेक्स्ट वाली स्टेज के अंदर ये वर्च्यू डेवलप हो पाएगा उसके अंदर, इनिशिएट देने की, एक्सप्लोर करने की, ओके, चीजें से इंटरेक्ट होने की। अदरवाइज वो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, क्योंकि वो सही तरीके से चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो काइंड ऑफ उसके अंदर फीलिंग डेवलप होगी गिल्ट की या सेल्फ डाउट की। उसको हमेशा डर लगा रहेगा कि शायद वो काम नहीं कर पाएगा, हमेशा उसके अंदर एक डाउट रहेगा। ठीक है, तो वो पर्पजफुली वर्क करना, उसको हम बोलते हैं गिल्ट। गिल्ट की भावना या सेल्फ डाउट की भावना उसके अंदर हमेशा बनी रहेगी। इसी प्रकार से बाकी की स्टेजेस हैं, वो सब आप लोग पढ़ लेना बस, है ना। नेक्स्ट कौन सी स्टेज है? इंडस्ट्री वर्सेस इंफिनिटी। इन्फीरियरिटी। नेक्स्ट इसमें आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, कंट्रोल कंफ्यूजन। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, आइसोलेशन। और कौन? जनरेटिविटी स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, जो कि होती है मिडिल एडल्ट में 40 से लेकर 65 साल ईगो की। इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, 65 प्लस। डिस्पेयर। इसमें से कोई भी अगर कोई समझना हो तो बता दीजिए, अदरवाइज आई थिंक अगर पता है तो भी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टोरी। इन स्टेज में से कोई भी स्टेज अगर समझना है तो यू कैन जस्ट आस्क, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका ये मानना है कि जो इम्पोर्टेंस होता है सोशल इंटरेक्शन का, रिलेशनशिप का, जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब भी पर्सन अपने डिफरेंट स्टेज के अंदर होता है, इंटरेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसके इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में, विकास में, उसकी आइडेंटिटी बनने में कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चार के बाद, चार के बाद कौन सा था? इंडस्ट्री वर्सेस, हाँ, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है पांचवा, जो कि 12 साल से 18 साल के बीच में होता है। आइडेंटिटी वर्सेस मतलब क्या होता है कि एक, देखो इस उम्र में क्या, आज बच्चे स्कूल में होते हैं तो उनसे हम पूछते हैं ना कि आप क्या बनना चाहते हो, कोई बोलता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट, डिफरेंट तरीके से। तो उसके अंदर एक वैल्यू, एक बिलीफ, एक लाइफ गोल डेवलप होता है बच्चे का, एक सेंस डेवलप होता है कि उसको करना क्या है, सेंस ऑफ सेल्फ जिसको बोलते हैं, वो उसके अंदर डेवलप होने लगता है उसके, क्योंकि उसके पहले वाली स्टेज में उसने अच्छा परफॉर्म किया। इंडस्ट्रीज का मतलब देखो, जो पहले था ना इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज का मतलब होता है कि उसके अंदर स्किल्स डेवलप होती है, मास्टरी करता है डिफरेंट चीज़ों में, पढ़ने में अच्छा काम करेगा, या जो भी काम कर रहा है वो इंगेज होगा बेहतर तरीके से, प्रोडक्टिव होगा, बहुत काम करेगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उसके अंदर एक वर्च्यू डेवलप हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन है, तो अगर पहले वाला वर्च्यू डेवलप हो पाएगा बेहतर तरीके से, इंडस्ट्रीज होगा बच्चा, तो फिर उसके अंदर एक सेंस ऑफ, बोल सकते हैं, सेल्फ डेवलप हो पाएगा, लाइफ गोल डेवलप कर पाएगा कि उसे करना क्या है। अदरवाइज बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है बच्चों के, आपको क्या करना है समझ में नहीं आता है। तो वो चीज़ें डेवलप होती हैं अगर पहले वाली स्टेजेस सही तरीके से परफॉर्म कर पाई है, तो कोहेरेंट सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप होगा। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब होता है कि उसको पता है लाइफ गोल क्या है, उसको क्या करना है, उसके रिगार्डिंग जो वैल्यू होती है वो डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी डेवलप हो पाती है। अदरवाइज रोल कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि करना क्या है, कि खेलना है कि पढ़ना है, कि किस चीज़ में हम अच्छे हैं, किस में अच्छे नहीं है, सोसाइटी की क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हम उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ओके, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, ना उनकी बात समझ में आ रही है, ना टीचर की बात समझ में आ रही। तो वो काइंड ऑफ कन्फ्यूजन सी रहती है हमेशा कि हमको करना क्या है। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये यंग एडल्टहुड, मतलब 18 साल के बाद की बात है, जहाँ पर हम जो है मीनिंगफुल रिलेशन डेवलप करते हैं, बिल्डअप करते हैं, फ्रेंडशिप है या बाकी के रिलेशन होते हैं। तो वो अगर तभी जब बेहतर बना पाएंगे तो हम पहले वाली स्टेज में सही से वर्च्यू डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज हमेशा एक डर रहता है सोशल आइसोलेशन का, अकेले रहना, फियर ऑफ कमिटमेंट, दीज आर द थिंग्स विच कम अंडर द आइसोलेशन। आइसोलेशन फील होता है, अकेलापन, लॉनलीनेस, डिस्कनेक्टेड रहते हैं, सबसे अलग अलग रहते हैं, दैट काइंड ऑफ फीलिंग अराइज इन दिस स्टेज फ्रॉम 18 to 40 years। हाँ, ओके, नेक्स्ट है जनरेटिविटी। जनरेटिव मतलब होता है कि कोई इंसान जो है काम करेगा, अच्छे से पढ़ेगा लिखेगा, आगे जॉब करेगा, तो फिर उसके अंदर जनरेटिविटी डेवलप होगी, क्योंकि उस एज के अंदर वो जॉब कर रहा होता है, अपनी फैमिली को चला रहा होता है, अपने पेरेंट्स हैं उनको भी देखभाल करना, बच्चों की केयर करना, नर्चरिंग करना, उनको पढ़ाना लिखाना, तो उसके अंदर एक काइंड ऑफ, उसको लगता है कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए। अगर कुछ सोसाइटी के लिए काम कर रहा है तो लगता है कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, तो जनरेटिविटी डेवलप होती है उसमें। अदरवाइज अगर आप नहीं कुछ कर रहे होते हैं तो फिर वो स्टैग्नेशन की भावना आती है, मतलब रुकावट, लाइफ में ऐसा लगता है कि जिंदगी रुक सी गई है, उसको हम बोलते हैं स्टैग्नेशन, है ना। लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खा रहे हैं पी रहे हैं, वही चीज़ है ना।
उसको बोलते हैं स्टैग्नेशन। दैट इज द नेक्स्ट है इंटीग्रिटी और डेस्पेयर। इंटीग्रिटी मतलब होता है कि ये 60 साल के बाद की स्टेज है, जब हम लाइफ जी चुके होते हैं, फिर लगता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, तो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि पूरी लाइफ में हमने बहुत कुछ काम किया अपनी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए या सोसाइटी के लिए, पैसे कमाए या लोगों की हेल्प की, मदद की, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। वो सब जो भावना होती है सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन की, विजडम की, वो डेवलप होती है, हम लोगों को बता पाते हैं, समझा पाते हैं, okay? कुछ मदद कर पाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी डेवलपमेंट। नहीं तो फिर वो फीलिंग ऑफ रिग्रेट रहती है हमेशा कि कुछ किया नहीं, ठीक है? तो बुढ़ापे में वो सब चीजें क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें रियलिटी थेरेपी, चॉइस थ्योरी, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसी जुड़ी है। थेरेपी जो है दिस इज बेस्ड ऑन द थ्योरी। क्योंकि चॉइस थ्योरी का मतलब क्या होता है कि देखिए हर एक इंसान जो है उसकी जो भी साइकोलॉजिकल नीड होती है, चाहे लव हो, बिलोंगनेस हो, पावर हो, कुछ भी अचीवमेंट हो, फ्रीडम हो, ऑटोनॉमी, सभी की जो भी मतलब एंजॉय करना, मजे करना, ये सभी साइकोलॉजिकल नीड्स होती है हमारी। ठीक है? तो ये नीड को पूरा करने के लिए हम कुछ ना कुछ चॉइसेस लेते हैं, हम डिसीजन लेते हैं, हम चॉइस करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ओके, अपने आधार पे जो हमको ठीक लगता है। तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो कैसे ड्रिवन होता है, हमारी चॉइसेस से, कि हम क्या चूज कर रहे हैं, हमारी चॉइसेस कैसी है, हमारी जो नीड है उसको फुलफिल करने के हम जो चॉइसेस ले रहे हैं, उसके आधार पे हमारा बिहेवियर डेवलप होता है, हमारा बिहेवियर बिल्डअप होता है पर्सन को। ओके, तो इसको हम बोलते हैं चॉइस थ्योरी। क्लियर है कि हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपनी चॉइस के लिए, अपने बिहेवियर के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कैपेसिटी होती है कि हम सही चूज कर पाते हैं। अगर आप सही से चूज नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आपका जो है, आप सही से चूज नहीं कर पाए, दैट मीन्स वहां पर हम लोग रियलिटी थेरेपी यूज कर रहे हैं। कि चॉइस थ्योरी के माध्यम से हम ये समझ पाते हैं कि एक पर्सन है, उसके उसको उसकी कुछ साइकोलॉजिकल नीड होती है, उसको फुलफिल करने के लिए उसके लिए वो कुछ कुछ चॉइसेस चूज करता है, या इंडिविजुअल चॉइस उसकी होती है फुलफिल करने के लिए। अगर वो उसको नहीं परफॉर्म कर पा रहा है, देन वी यूज द रियलिटी थेरेपी, तो उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि पर्सन के जो प्रेजेंट टाइम में जो एक्शंस हैं या उसकी जो चॉइसेस है वो सही नहीं है, तो सही नहीं होंगी तो हम इस थेरेपी का यूज करेंगे, जो कि यहाँ पर डॉक्टर विलियम ग्लेजर के द्वारा ये थेरेपी दी गई। समझ में आ रहा है। तो ये जो थेरेपी है इसके माध्यम से कोशिश की जाती है कि पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल है, उसकी लाइफ के जो डिसीजन है या उसके जो भी कंट्रोल है खुद अपने हाथ में ले पाए। उसको एम्पावर करना, इंडिविजुअल को एम्पावर करना, कि भी जो भी उसके साइकोलॉजिकल नीड है और जो वो चॉइसेस ले रहा है वो सही तरीके से ले, और सही से चॉइस चूज करे, और उसके जो प्रेजेंट एक्शन है वो इस तरीके से हो कि उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो रिफ्लेक्ट करे सही तरीके से। ओके, तो ये इसको हम बोलते हैं रियलिटी थेरेपी। उसके सबसे पहले ये फोकस किया जाता है कि बेसिक उसकी नीड क्या है, उसको जानना समझना, आइडेंटिफाई करना कि बेसिक नीड पर्सन की है क्या है। ठीक है, उसके बाद फिर चॉइसेस एवेलुएट करना कि पर्सन ये डिसीजन गलत क्यों ले रहा है, उसकी जो चॉइस है वो सही क्यों नहीं है। कभी कभी क्योंकि जैसे किसी पर्सन को डिप्रेशन है, एंजाइटी है, तो हम जब एंजाइटी में होते हैं या उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है तो हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। हम चाहे कि भी हम सभी सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए, पर्सन के प्रेजेंट टाइम की स्थिति को जानने के लिए कि वो चॉइसेस गलत क्यों ले रहा है, क्या कारण है उसके पीछे का, ठीक है, उसको जानने के लिए हम चॉइसेस को एवेलुएट करते हैं एज ए सोशल वर्कर इन द रियलिटी थेरेपी। वी ट्राई टू एवेलुएट द चॉइसेस कि वो ऐसी चॉइसेस क्यों कर रहा है। ओके, क्या दूसरी चॉइसेस हो सकती है, क्या बेटर इससे बाकी के दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, उसको जानना, अंडरस्टैंड करना, क्लाइंट को इनकरेज करना कि वो सही डिसीजन ले। ठीक है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे प्लान तैयार करना, प्लान बनाना, ठीक है, ये सभी चीज़ें। तो ये आपका रियलिटी थेरेपी हो गया चॉइस थेरेपी के थ्रू। क्लियर है। यस सर, क्लियर है। ठीक है, सर नेक्स्ट। चॉइस थ्योरी किसने दी थी? हाँ, दोनों का एक ही है ना? एक चॉइस थ्योरी किसने देखो, दी? समझो इसको, मैंने इसलिए इन दोनों को साथ में बता दिया। देखो, चॉइस थ्योरी आपकी ये बताती है कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर जो है वो चॉइस के माध्यम से ड्रिवन होता है ना, कि हम जो चूज कर रहे हैं, चॉइस हमारी जो होती है वो डिपेंड कैसे करती है कि हमको चाहिए क्या। जैसे कि आपकी जो नीड होती है, आपको अगर एंजॉय करना है, आपको घूमने फिरने जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चॉइस लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी साइकोलॉजिकल नीड होती है, चाहे अचीवमेंट के लिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो ये आपकी एक साइकोलॉजिकल नीड है, उसको फुलफिल करने के लिए आपका बिहेवियर अलग टाइप का होगा, आपकी चॉइस अलग होगी, डिफरेंट होगी।
आपको अगर एंजॉय करना है, घूमना फिरना है, तो आपकी चॉइस अलग होगी। तो कभी कभी हम डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, हमारी चॉइसेस गलत होती हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इंटरनली उतने फिट नहीं होते हैं डिसीजन लेने में या चॉइसेस को चूज करने में सही तरीके से। उस चीज को ठीक करने के लिए हम रियलिटी थेरेपी यूज करते हैं, कैसे हम पर्सन को एम्पावर करें तो वो सही डिसीजन ले पाए। समझ आ रहा है यस आपको? सर, यस सर, क्लियर है, क्लियर है सर। सर एक रेशनल चॉइस थ्योरी होती है, और तो चॉइस थ्योरी से किस प्रकार डिफरेंस है? देखो, रैशनल चॉइस चॉइस थ्योरी का मतलब ये है कि हम सही डिसीजन कैसे ले पाते हैं। रैशनल मतलब होता है रैशनैलिटी का आधार पर किस तरीके से सही डिसीजन ले पाए, वो रैशनल चॉइस थ्योरी है, मतलब उस वजह से। चॉइस थ्योरी में ये बताया जाता है कि ह्यूमन जो पर्सन है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है कि उसकी किस प्रकार की नीड है, वो कैसे उसको चूज कर रहा है। क्लियर है सर। नेक्स्ट है साइकोडायनेमिक थ्योरी, किसके द्वारा दी गई है? बताइए। फ्रायड के, सिगमुंड फ्रायड द्वारा। इसको बोलते हैं मनोगतिक का सिद्धांत हिंदी में। ठीक है, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। इसका फोकस होता है कि जो है ह्यूमन बिहेवियर को विकास मतलब उसको सेव करने में, जैसे कि लोगों के जो थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो उसको बदलने में या चेंज करने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक तो बचपन का अनुभव, जो कि सिगमंड फ्रायड ने बताया था थ्योरी में। कि जो हम जन्म से लेकर 3 साल तक जो भी अनुभव करते हैं, सीखते हैं, वो उसका इन्फ्लुएंस होता है बाद में। और दूसरा होता है हमारे जो अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या है, वो सभी चीज़ें हमारे बिहेवियर में दिखती है बाद में। कि जो भी कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है या हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर होता है, कि वो सभी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी बाद में इन्फ्लुएंस करती हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे ओवरऑल एक्सपीरियंस को भी बदलती हैं, सेव करती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती हैं। कि बहुत सारा जो हमारा मेंटल एक्टिविटी होता है, उसमें अनकॉन्शियस माइंड का भी बहुत बड़ा पोर्शन होता है, जिसमें हमारे विचार, थॉट्स होते हैं, कुछ रिप्रेस मेमोरी होती है, कुछ हमारी डिजायर होती है, और किसी के प्रति प्रेम है या किसी के प्रति घृणा है, द्वेष है, गुस्सा है, तो वो सब चीज़ें कभी कभी हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रहती हैं। तो बहुत सारा पोर्शन हमारे मेंटल एक्टिविटी का, बहुत बड़ा पोर्शन अनकॉन्शियस माइंड का होता है। तो उसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें उन्होंने बताया कि अगर हमको जानना है कि पर्सन का बिहेवियर इन्फ्लुएंस क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमको फिर अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो माइंड के वो स्ट्रक्चर उन्होंने बताया कि ये ईद होता है, सुपर ईगो होता है, और ईगो होता है, जो कि अगर सही तरीके से इनके बीच में बोल सकते हैं इंटरेक्शन है, ईगो प्रेवलेंट ज़्यादा है, ये तो सुपर ईगो कंट्रोल कर पा रहा है, तो उसका बिहेवियर सही होगा, सही तरीके से वो एक्शन ले पाएगा, सही पर्सनालिटी उसकी विकसित होगी। उसके लिए और अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए बहुत सारी जो मैकेनिज्म जो मैंने बताई थी, जैसे कि ड्रीम मैकेनिज्म है, उससे हम अनकॉन्शियस माइंड को पढ़ते हैं। री एसोसिएशन, सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है उसके माध्यम से समझ पाते हैं कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, समझने के लिए। तो ये बेसिक ये साइको थ्योरी है, मनोगतिक का सिद्धांत जिसको बोलते हैं, कि जो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम कैसे समझें, कैसे उसको इवेल्युएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कैसे समझ पाएंगे। ठीक है। और इसके अलावा ट्रांसफेरेंस, काउंटर ट्रांसफेरेंस के माध्यम से भी कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीजें निकाल पाते हैं आगे तक। फिर क्लाइंट के साथ आप बात करेंगे, जो भी अनकॉन्शियस उसका दिमाग में चलता है, कभी कभी वो बताता जाता है क्लाइंट सोशल वर्कर को, जिसको हम ट्रांसफेरेंस बोलते हैं। ठीक है? तो जो कुछ भी चल रहा होता है, अगर हमको एक्सप्लोर करना है अनकॉन्शियस माइंड को, तो कई तरीके से कर सकते हैं साइकोडायनामिक थ्योरी, इसके माध्यम से अनकॉन्शियस थॉट को निकाल सकते हैं, हमारे इमोशंस को, या जो भी चीजें हैं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो ड्रीम मैकेनिज्म, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, और कई टेक्निक के माध्यम से। ठीक है, तो अगर हम समझ पाएंगे सही तरीके से कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो हम आसानी से उसके पर्सन के बिहेवियर को बदल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है, लेकिन वो हमारे बिहेवियर पे इम्पैक्ट करती है, हमारे ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारे एक्शन पे इम्पैक्ट करती है। तो अगर हम उसको समझ पाएंगे तो हम अपने बिहेवियर को बदल सकते हैं। अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ चेंज करना है, कुछ नेगेटिव बिहेवियर है कुछ, तो अगर उसको बदलना है तो हमको कहीं ना कहीं पीछे जाके अनकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, उसको वहां से निकालना पड़ेगा कि क्या सोच रहा है पर्सन, क्या क्या चीज़ें उसके दिमाग में चल रही है। कोई पर्सन डिप्रेशन में है या उसको इस प्रकार के सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो कहीं ना कुछ रीजन होगा, कुछ ट्रॉमा होगा, तो हमको पीछे जाकर देखना पड़ता है वो सब चीज़।
ठीक है, तो वहां पर हम साइकोडायनामिक थ्योरी यूज करते हैं। क्लियर है? बोलिए। यस सर, यस सर। बाकी लोगों को ये बताते हैं थ्योरी ऑफ डेलिक्वेंसी एंड क्राइम। किसके द्वारा दी गई ये थ्योरी, बताओ जल्दी से। इसको एक लाइन में बता देंगे हम, जल्दी आप बताइए किसके द्वारा दिया गया। सदरलैंड। मतलब इसको थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन बोलते हैं या थ्योरी ऑफ डेलिक्वेंसी क्राइम बोल सकते हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि क्रिमिनल बिहेवियर है वो हम सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से लर्न कर लेते हैं, एसोसिएशन के माध्यम से लर्न करते हैं। जैसे कि बाकी जो बिहेवियर होता है, अच्छा बिहेवियर होता है, आप अच्छी चीजें जैसे याद करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, ग्रुप में, पीयर ग्रुप में जाकर के उसी प्रकार से बुरी आदतें भी सीख जाते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी यही। ठीक है, कि क्रिमिनल बिहेवियर को हम ये लर्न कर सकते हैं। जैसा हमको माहौल मिलेगा, जिस प्रकार के माहौल में रहेंगे वैसे हम चीजें लर्न करेंगे, अच्छी चीजें लर्न करते हैं, उसी प्रकार से सेम चीजें हम बुरी भी चीजें मतलब एक क्रिमिनल बिहेवियर अडॉप्ट करने में वही प्रोसेस फॉलो करना होता है, जैसे कि बाकी चीजें हम समझते जैसे सर मिर्जापुर वेब सीरीज में जो करेक्टर है मुन्ना भैया का, हैं। बिल्कुल। वो इसी से रिलेटेड है। हाँ, उसके अलावा और भी है, गैर सौ पासों पर है। ठीक है, तो वो हाँ। पूरे पूरे के पूरे फैमिली जो है एक ही प्रकार का उनका वो होता है, बोल सकते हैं कि वर्क होता है, काम होता है, क्योंकि जिस प्रकार के माहौल में रहेंगी, जिस प्रकार की अपब्रिंगिंग होगी, सोशलाइजेशन होगा, वही चीज़ यहाँ पर बताते हैं कि जिस प्रकार से हम अच्छी चीज़ें, अच्छी आदतें सीखते हैं, अच्छे एक्टिविटी कंडक्ट सीखते हैं, वैसे ही हम जो क्रिमिनल बिहेवियर को भी अडोप्ट कर लेते हैं इन द सेम प्रोसेस। ठीक है। सर इसी से रिलेटेड एक थ्योरी लोम्ब्रोसो ने भी दी थी, वो भी समझा दीजिए। कौन सी? क्राइम से रिलेटेड थी सर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रही है। जो व्हाइट कलर क्राइम थी ना, व्हाइट कलर क्राइम। व्हाइट कलर पैन का वो मतलब तो होता है। वो तो सदरलैंड ने ही दी है, वाइट वाइट कॉलर वाली। बट लोम्ब्रोसो का भी एक मतलब आता है क्राइम से रिलेटेड थ्योरी। देखना पड़ेगा वो तो, मुझे कैसे आता है ये भी, कौन सा था। सर लोम्ब्रोसो ये बोलते हैं, इन्होंने बोला था, लोम्ब्रोसो ने कहा था कि जो मतलब क्राइम होता है ये सब चीजें पहले से ही लक्षण डिसाइडेड होते हैं, उनको पहले से ही सीखा रहता है। उस उन्हीं को क्रिटिक इन्होंने किया था कि नहीं, मतलब इसको क्राइम को सीखा जाता है। पहले से मतलब इरेंट होता है, बचपन से रहता है बिहेवियर ऐसा। हाँ, कि जो क्राइम के लक्षण होते हैं वो पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं, लोम्ब्रोसो ने ये बोला था। उन्हीं को इन्होंने क्रिटिक किया हुआ था कि नहीं, मतलब ये सोशलाइजेशन के थ्रू सीख सकते हैं क्राइम को, सदरलैंड ने। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया विवेक। जी सर, समझ में आ गया। नेक्स्ट है पर्सन सेंटर थ्योरी। बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के बता सकते हैं कि कौन क्रिमिनल है या कौन नहीं है, किसी का। ये किस में है? ये सर ये लोम्ब्रोसो का है। लोम्ब्रोसो ने ये एक अपना वो दिया था। हाँ सर, लोम्ब्रोसो ने एक अपना सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो इंसान रहता है उसके बॉडी में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसको देख के मतलब जज कर सकते हैं कि हाँ ये क्रिमिनल है। जैसे अब मतलब आइस की भुआ बड़ी होना, मोटे नाखून होना, लिप्स बड़े बड़े होना, बड़े अच्छा। ईयर्स होना। ओके, यस उनको सर, ये मतलब क्रिमिनोलॉजी में है। ओके, जो बेसिकली जो लक्षण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, उनके आधार पर हम समझ सकते हैं कि किस पर्सन कौन क्रिमिनल होगा कि नहीं होगा, आई नोज नेल के और माध्यम से। सर उन्होंने एक टाइम एज भी बताई थी कि इस टाइप के जो एज है, जैसे कि 19 से लेके 29 के बीच की जो एज है, इस एज में क्राइम ज्यादा होते हैं। और उन्होंने पर्टिकुलर जो है मंथ भी बताया था कि दिसंबर के महीने में क्राइम ज्यादा होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है सर, मुझे याद नहीं, मैंने बहुत दिन पहले पढ़ा था, इसी से रिलेटेड ही, तो जैसे याद आ गई अचानक। ठीक है, मैं भी देख लूंगा उसको और आप लोगों को एक्सप्लोर करूंगा कभी। ठीक है। पर्सन सेंटर थ्योरी, अभी इसको देख लेते हैं हम लोग, टाइम खत्म हो रहा है, और ये फिक्स थ्योरी। ठीक है, पर्सन सेंटर थ्योरी और सीबीटी, इसके बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पर्सन सेंटर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है, बताइए। ये बेसिक बेसिक पता रहनी चाहिए, बिल्कुल डिटेल कार्ल में। कार्ल रोजर्स कार्ल कार्ल रोजर्स। रोजर्स द्वारा दी गई।
ये सब याद रखो है ना, डिटेल में नहीं पता चलेगा ये सर दोनों। एक्चुअली सर ये क्लाइंट सेंटर थ्योरी के नाम से ज्यादा फेमस है, इस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है, पर्सन के हाँ, नाम से इसको आता हम है। पीएसपीटी बोलते हैं और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी एक ही बात है। देखो पर्सन का मतलब क्लाइंट ही है। जैसे कि मान लीजिए एज ए थेरेपिस्ट आप जिससे बात करेंगे उसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं, हेल्प सीकर बोलते हैं, पर्सन बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं, कई नाम से बोल सकते हैं, है ना। वो एक ही बात है। इसको हम कार्ल रोजर्स के द्वारा पर्सन सेंटर्ड थेरेपी या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी इनके द्वारा दिया गया। और सीबीटी, रनबैक। ये के द्वारा। अब देखिए जैसे कि पहला है इसमें पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। पर्सन सेंटर्ड थ्योरी क्या होती है, इसका जो मेन एम्फेसिस किस चीज पे होता है। देखो यहाँ पर फोकस होता है क्लाइंट का, सोशल वेलफेयर का, सॉरी, पर्सन के ऊपर, कि पर्सन को कैसे उसको एक बेहतर, एक सपोर्टिव और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं, ताकि वो खुद अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेगा, अपनी खुद चॉइसेस बनाएगा, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा। सोशल वर्कर को यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल फॉलो करने होते हैं, जैसे कि सेल्फ, उसको कंपेयर, एम्पैथी शो करना, इसके अलावा पॉजिटिव रिगार्ड शो करना, जैसे नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ पर्सन को सुनना, क्लाइंट को सुनना, समझना, उसकी फीलिंग को, भावनाओं को अंडरस्टैंड करना, एक कंप्लीट एक्सेप्टेंस होना चाहिए सोशल वर्कर में। तो ये कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोशिश की जाती है कि उसके अंदर, पर्सन के अंदर हम ग्रोथ और जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है उसको बिल्डअप कर पाए, उसके अंदर कैपेसिटी डेवलप कर पाए, ताकि उसके अंदर खुद पावर इतनी डेवलप हो पाए, ग्रोथ हो पाए कि वो खुद डिसीजन ले पाए, खुद के चॉइसेस बना पाए, ठीक है, एक्सप्लोर कर पाए खुद को। इसलिए हम फोकस करते हैं पर्सन पे, पर्सन सेंटर्ड, पर्सन की तरफ सेंटर्ड होता है थ्योरी, ठीक है। बेसिक इसका यही है, मतलब समझने के लिए अगर हमारा फोकस रहेगा तो कैसे पर्सन को हम उस लेवल पर तक पहुंचा पाते हैं कि वो अपने पोटेंशियल को समझ पाता है, अंडरस्टैंड कर पाता है, खुद ही डिसीजन ले पाता है सही तरीके से, मतलब सेल्फ अवेयरनेस को क्रिएट करना उसके अंदर, और सेंस ऑफ ऑटोनॉमी डेवलप करना, ताकि पर्सन को डिसीजन ले पाए चीज़ों को लेकर के। दैट इज पर्सन सेंटर्ड थ्योरी या क्लाइंट सेंटर्ड थ्योरी। यहाँ पर सेंटर हमारा होता है पर्सन, क्लाइंट। और सोशल वर्कर केवल एज ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है उसके आसपास, बेहतर इन्वायरमेंट, ताकि वो सही तरीके से क्लाइंट के साथ, सोशल वर्कर के साथ जो है बेहतर तरीके से बातचीत करेगा, बताएगा, एक्सप्लोर कर पाएगा अपनी बातों को, ठीक है। तो इसका जो काम होता है, बेनिफिट होता है, बोल सकते हैं पर्सन सेंटर्ड थेरेपी का, इसके माध्यम से पर्सन में हम सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट कर पाते हैं। ओके, उसके अंदर जो सेल्फ एक्सेप्टेंस की भावना होती है वो इम्प्रूव हो पाती है, सेल्फ वर्थ की भावना इम्प्रूव हो पाती है, ताकि जो भी उसके, आप बोल सकते हैं कि जो फ्लॉज होते हैं वो ठीक कर पाता है, बेहतर तरीके से रिलेशन बिल्डअप कर पाता है, मतलब रिलेशन मतलब कम्युनिकेशन बेहतर करना, इंटरपर्सनल स्किल जो है वो ठीक कर लेगा, एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप कर पाना। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन है तो उसको भी अपने आप को ठीक कर सकता है वो पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के माध्यम से। और दूसरा है सीबीटी। सीबीटी का मतलब क्या होता है, बताइए। सीबीटी का मतलब क्या है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ ये तो ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया। ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी बोलती है कि हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी बॉडी सेंसेशन, बिहेवियर सब कुछ कनेक्टेड होता है ना। तो हम कैसे सोच रहे हैं या क्या समझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। हम कैसे फील कर रहे हैं तो हमारे वो बिहेवियर पे इम्पैक्ट करेगा, हमारे बॉडी सेंसेशन पे इम्पैक्ट करती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम में आप बैठे हैं और 3 घंटे का एग्जाम है, आपने 10 मिनट एग्जाम दिया और अचानक से आपका लैपटॉप हैंग कर गया, है ना, तो आपको विचार, थॉट्स, इमोशन सब कुछ बदल जाएगा। आप आपको गुस्सा आने लगेगा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि अब मेरा टाइम जा रहा है तो ये सिस्टम हैंग कर गया, आपके इमोशंस बदल जाएंगे, दुखी हो जाएंगे आप, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगा, है ना। आपको लगेगा कि पता नहीं है मेरा एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, फिर आप उसको बुलाएंगे इन्विजिलेटर को, आपका बिहेवियर बदल जाएगा उस टाइम पर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बॉडी सेंसेशन, हो सकता है आपको अंदर से घबराहट महसूस हो। तो ये सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, हमारी सेंसेशंस, बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस, हर चीज़ कनेक्टेड होती है। कैसे हम फील कर रहे हैं, कैसे हम सोच रहे हैं, वो सभी चीज़ें अफेक्ट करती है कैसे हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। बॉडी पार्ट कनेक्टेड माइंड, हाँ, सभी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। तो सीबीटी का काम क्या होता है कि जो भी डिस्टॉर्टेड कॉग्निटिव चीज़ें हैं उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, डिसफंक्शनिंग बिहेवियर को कैसे ठीक करेंगे, ताकि हम ऑटोमेटिक, अगर थॉट प्रोसेस को ठीक कर पाएंगे तो हम बेहतर तरीके से पर्सन के जो है, जो भी उसकी समस्या है, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सभी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। ओके, तो हमको पहले, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि क्या क्या पर्सन नेगेटिव या इरेशनल थॉट्स क्या क्या उसके अंदर आ रहे हैं, क्या क्या विचार आ रहे हैं ऐसे, इसको हमको रिप्लेस करना है नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, ठीक है। तो उसके अंदर कॉपिंग स्किल्स डेवलप करना, पर्सन के अंदर उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, विचार हैं, उसको फाइंड आउट करना, निकालना, ताकि उनको हम रियलिस्टिक, जो रियल वाले या जो सही